टूल्स यूज्ड इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जो बायोटेक्नोलॉजी है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं। टूल्स मीन्स कौन सी टेक्निक हम उसमें यूज़ करते हैं या कौन सी प्रोसेस यूज़ करते हैं, कौन से एंजाइम यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। देखिए होता क्या है, सबसे पहले कि डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो डीएनए हमें ट्रांसफ़र करना है उस डीएनए को हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और उसको एक्सट्रैक्शन के लिए सबसे पहले हमने सेल वॉल को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो एक एंजाइम ऐसा चाहिए जो सेल वॉल को ब्रेक डाउन करता है, मीन्स एंजाइम की ज़रूरत है हमें। दूसरा फिर क्या होता है, जब सेल वॉल को ब्रेक डाउन कर लिया जाता है तो उस डिज़ायरेबल डीएनए को, जो जीन हमें ट्रांसफ़र करनी है, उस जीन को हमें एक्सट्रैक्ट करना है, आइसोलेट करना है। और जीन को आइसोलेशन करने के लिए भी एंजाइम की ज़रूरत है, तो वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होगा। तो मतलब पहला तो हुआ कि हमें एंजाइम की ज़रूरत है, इसमें एंजाइम रिक्वायरमेंट है। सेकंड हुआ कि जो डीएनए फ्रेगमेंट बनते हैं उनको सेपरेट करना, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए यहाँ पे कौन कौन सी टेक्निक या एंजाइम यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले एंजाइम यूज़ किए जाएंगे, एंजाइम सेल वॉल को ब्रेक डाउन करने के एंजाइम हो सकते हैं या फिर डीएनए को आइसोलेट करने के एंजाइम हो सकते हैं। सेकंड, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। थर्ड, व्हीकल डीएनए एंड फोर्थ वन इज द पैसेंजर डीएनए। पैसेंजर डीएनए को इसमें यूज़ किया जाएगा। टोटल कितने हो गए, 4 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ एंजाइम के बारे में स्टडी करेंगे। कौन से एंजाइम, इस वीडियो में हम एंजाइम की डिटेल स्टडी करेंगे। देखिए 2 टाइप के एंजाइम इसमें लिखे। पहला एंजाइम है लाइजिंग एंजाइम, जो सेल वॉल को ब्रेक डाउन करता है। और सेल वॉल को ब्रेक डाउन करना ज़रूरी है, क्योंकि सेल वॉल को जब तक ब्रेक डाउन नहीं करेंगे तब तक हमारे पास न्यूक्लियस या डीएनए नहीं आएगा। दूसरा एंजाइम आता है क्लीवेज एंजाइम। क्लीवेज एंजाइम न्यूक्लियस जो डीएनए को क्लीव करता है, ब्रेक डाउन करता है। और डीएनए को ब्रेक डाउन करने का पहला एक्सोन्यूक्लियस और फिर दूसरे नंबर पे आता है एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस आगे 2 टाइप के होते हैं, एक तो सिंपल एंडोन्यूक्लियस होता है, दूसरा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को भी आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1 और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2। उसके बाद नोमेनक्लेचर, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नेम कैसे दिया जाता है, और उसमें एक वर्ड आता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, उसका इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब आएगा इसमें एंजाइम के टॉपिक में, जो आज का हमारा टॉपिक होगा। तो एक बार ये और देख लें कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसमें आ गया, और इसके बाद जो यूज़ किए जाएंगे सेकंड, क्लोनिंग वेक्टर। ये क्लोनिंग वेक्टर आ गए, क्लोनिंग वेक्टर इसमें यूज़ करते हैं। थर्ड नंबर पर होस्ट, जिस होस्ट में इसको ट्रांसफ़र करेंगे, और पैसेंजर डीएनए, जो डीएनए हम ट्रांसफ़र करेंगे उसके बारे में। तो ये सब इसमें हम स्टडी करने वाले हैं। ये सारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही रहेगा। देखिए अच्छा बता दें क्या क्या इसमें टेक्निक थी। फर्स्ट एंजाइम, सेकंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक टेक्निक यूज की जाएगी जो डीएनए को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर वेक्टर डीएनए, जो डीएनए हमारे डिज़ायरेबल डीएनए को ट्रांसफ़र करेगा। वो प्लाज्मिड हो सकते हैं या बैक्टीरियोफेज हो सकते हैं, एनिमल वायरस हो सकते हैं, प्लांट वायरस हो सकते हैं, ट्रांसपोजोन्स हो सकते हैं। और लास्ट वो डीएनए जो हमें ट्रांसफ़र करना है, दैट इज कॉल्ड द पैसेंजर डीएनए। तो बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी 4 हुई यहाँ पर। तो फर्स्ट आते हैं एंजाइम यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। मीन्स 2 टाइप ऑफ एंजाइम आर कॉमनली यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट वन इज द लाइजिंग एंजाइम और सेकेंड वन इज द क्लीवेज एंजाइम, और यू कैन से न्यूक्लियस। लाइजिंग एंजाइम आर यूज्ड टू ब्रेक डाउन द सेल वॉल। और इसमें अगर हम बैक्टीरिया सेल वॉल को ब्रेक डाउन करना चाहते हैं तो उसके लिए लाइसोजाइम यूज किया जाएगा। अगर प्लांट यूज किया जाएगा। अगर फंगल सेल वॉल को या फंगस में जो सेल वॉल है उसको ब्रेक डाउन करना चाहते हैं तो उसमें काइटिनेज एंजाइम को यूज किया जाएगा। जबकि क्लीवेज एंजाइम का दूसरा नाम न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एक्सोन्यूक्लियस और सेकंड वन इज द एंडोन्यूक्लियस। अब इसमें डिफरेंस देख लीजिए, एक्सो और एंडोन्यूक्लियस में क्या डिफरेंस है।
देखिए जैसे ये हुआ डीएनए, और जैसा हमें पता है डीएनए का एक एंड होता है 5 प्राइम, तो दूसरा है 3 प्राइम। जो 3 प्राइम है वो दूसरी साइड हो जाएगा 5 प्राइम, और जो 5 प्राइम है वो हो जाएगा 3 प्राइम। अच्छा, वो एंजाइम जो डीएनए को एक एंड से कट करते, मीन्स 5 प्राइम से एंड कटना शुरू करेंगे तो यहाँ से एक एंड से कट करते, टर्मिनल पोजीशन से कट करते, तो उसको नाम दिए एक्सोन्यूक्लियस। एक्सो का मतलब ही होता है आउटसाइड, बाहर से जो कट करेंगे, या इस एंड से कट करेंगे, ये अलग कर दिया कट करके, या उस एंड से कट करेंगे, एक्सोन्यूक्लियस। दूसरा एंजाइम होता है एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस जो डीएनए को सेंटर से कहीं से भी मिडिल पार्ट से कट करेगा। अब मिडिल पार्ट से कट करने वाले भी दो हो गए। हर बार अगर एक ही पॉइंट से कट करता है, उसी स्पेसिफिक पॉइंट से कट करता है, तो उसको नाम देंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और जब उसको ऐड करते वो कहीं से भी कट कर देता है, किसी भी पॉइंट से कर दे। यहाँ पे दो डिफरेंस है, इसमें एक डिफरेंस है कि स्पेसिफिक पॉइंट से कट करते हैं या एनी पॉइंट से कट करते हैं। अगर स्पेसिफिक पॉइंट से कट करते हैं तो वो हुआ ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और किसी भी पॉइंट से कट करते हैं तो उसको नाम देंगे सिंपल एंडोन्यूक्लियस। दो टाइप के एंजाइम होंगे। तो ये देखिए, एक्सोन्यूक्लियस दैट कट द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। Second one is the endonuclease that cut the DNA duplex at any point, छोड़ के किसको, टर्मिनल को छोड़ के, टर्मिनल पॉइंट को छोड़ के बाकी किसी भी पॉइंट से उसको कट कर सकता है। अब थर्ड पार्ट जो आता है वो आता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इट कट द डीएनए डुप्लेक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट फ्रॉम द मिडल, मिडल से कट करेगा लेकिन किसी स्पेसिफिक पॉइंट से कट करेगा। और सेटवर्ड, लिन और वर्नर हेबर अर्बर ने 1963 में दो एंजाइम आइसोलेट किए थे। उन्होंने देखा कि कुछ दो एंजाइम ऐसे हैं जो बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोकते हैं, दैट रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन द इकोलाई। मीन्स कैसे कर सकते हैं इसमें, मान लीजिए ये इकोलाई बैक्टीरिया, और नॉर्मली होता क्या है कि जब कोई बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पे अटैक करता, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, फेज मीन्स द वायरस, और बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। तो जैसे ही बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पे अटैक करता है, ये बैक्टीरियल डीएनए, और ये हो गया इसका बैक्टीरियल डीएनए का प्लाज्मिड, और ये डीएनए हो गया बैक्टीरियोफेज का। तो ये अपने बैक्टीरियोफेज अपने डीएनए को बैक्टीरिया में इंसर्ट करवा देता है। जैसे डीएनए बैक्टीरिया में एंटर करता है तो वो डीएनए आगे इसमें एनिमल जो बैक्टीरियल डीएनए है, इस डीएनए के साथ अपने आप को बाइंड कर लेता है। नॉर्मली ऐसी प्रोसेस होती है, प्लाज्मिड के साथ बाइंड कर लेता है और फिर अपनी कॉपी बनाता है। बैक्टीरियल डीएनए को यूज करके अपनी बहुत सारी कॉपी बनाता है। ये डीएनए जो बन रहा है ये है बैक्टीरियोफेज का। अब इस डीएनए से जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, इससे फिर वो प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। ये प्रोटीन ऐसे फिर असेंबली, यानी कि जो डीएनए है ना, ये असेंबल होके प्रोटीन के अंदर चला जाता है। मीन्स एक बैक्टीरियोफेज ने अटैक किया, उसके बाद जैसे ग्रोथ हुई तो बहुत सारे बैक्टीरियोफेज हमें मिल गए, और जैसे इस सेल को यूज करते हैं अपना डीएनए बनाने के लिए, धीरे धीरे जो बैक्टीरियल सेल है वो ब्रस्ट आउट हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है और बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। तो नॉर्मली ये तो प्रोसेस होती है, लेकिन इन्होंने क्या देखा कि जैसे ही बैक्टीरियोफेज ने इकोलाई पे अटैक किया और अपना डीएनए इंसर्ट करवाया, तो वो उसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम थे इकोलाई में जिन्होंने बैक्टीरियोफेज के डीएनए को ब्रेक डाउन कर दिया।
और उसको नॉन फंक्शनल बना दिया। जब वो नॉन फंक्शनल हो गया तो वो और ज़्यादा बैक्टीरियोफेज प्रोड्यूस नहीं कर सकता और प्रोसेस रुक गई यहाँ पर। तो ऐसे इन्होंने बताया कि दो ऐसे एंजाइम को इन्होंने डिस्कवर किया जो ऐसा करते थे, जो डीएनए को कट करते थे, और उनको इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। दे आइसोलेट दी लीन एंड अर्बर दे इन 1963 दे आइसोलेट द टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोक सकते हैं इकोलाई में। एक क्या करता था, वन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कटिंग ऑफ डीएनए, डीएनए को कट करता था ये, लेकिन उसके साथ साथ कट करने के बाद मिथाइल ग्रुप को भी ऐड कर देता था। कट करता था, जो नया एंड बनता था, मान लीजिए डीएनए ये हुआ, इसको डीएनए को यहाँ से कट तो कर दिया इसने, कट करने के बाद जो नया एंड बना है, ये एंड बना है, इसको मॉडिफाइड कर देता था, मिथाइल ग्रुप इस पे अटैच कर देता था ऐसे। और मिथाइल ग्रुप अटैच करने का मतलब हुआ कि अब ये स्टिकी एंड नहीं हुआ, ये किसी दूसरे के साथ अटैच नहीं हो सकता। अब जब दूसरे के साथ अटैच नहीं हो सकता तो इसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ नहीं कर सकते। हमें तो ऐसे एंड चाहिए डीएनए के जब चाहे जो दूसरे के साथ अटैच हो जाए और दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए। लेकिन ये जो एंजाइम थे, इन्होंने क्या किया, मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, इसको मॉडिफाइड किया, जिसकी वजह से इसको फर्दर बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरे कौन से एंजाइम थे जो कट करते थे डीएनए को, लेकिन उसमें मिथाइल ग्रुप को ऐड नहीं करते थे? ये सेकेंड टाइप के एंजाइम थे। तो अच्छा, इसमें क्वेश्चन नहीं, अगला ये भी पूछा जाता है, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम किसने डिस्कवर किया? फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो आइसोलेट किया वो स्मिथ, विलकॉक्स और कैली। इन 1968 में ये एंजाइम आइसोलेट किया गया और इस एंजाइम का नाम क्या था? हिंड सेकंड। कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया, आइसोलेट किया गया? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। इट ऑलवेज कट द डीएनए। हिंट सेकंड, ये डीएनए को कट करता था एट ए स्पेसिफिक पॉइंट, एट ए स्पेशल पॉइंट, बाय आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। ये भी याद रखना कि कितने बेस पेयर के सीक्वेंस को वो आइडेंटिफाई करता था। जब वो 6 बेस पेयर का सीक्वेंस इसको मिल जाता था, जहाँ पर भी मिलता था वहीं से डीएनए को कट कर देता था। ये जो सीक्वेंस बताया गया है, सीक्वेंस को नाम देते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जिसको रिकॉग्नाइज करते हैं जो एंडोन्यूक्लियस है, इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। और ये हर एक एंजाइम के लिए सीक्वेंस अलग अलग होते हैं। हिंट सेकंड के लिए आप देखोगे कि इसमें कौन सा सीक्वेंस यूज किया था इसने। 6 बेस पेयर का तो मैंने बता दिया, लेकिन ये आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन सा था 6 बेस पेयर का, कौन सा रिकॉग्निशन सीक्वेंस था जो इसमें यूज किया गया। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को 2 पार्ट में डिवाइड किया हमने। पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट, रिस्ट्रिक्शन तो है ही, किसी स्पेशल पॉइंट से कट करेगा, लेकिन साथ साथ उसको मॉडिफाइड भी कर देगा। रिकॉग्निशन सीक्वेंस इसके जो मिलते हैं वो 15 बेस पेयर के मिलते हैं। रिकॉग्नाइज करता है जहां से डीएनए को, जहां से वो सिलेक्ट करके कट करता है, उसमें 15 बेस पेयर मिलते हैं। नो यूज ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, इसको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज नहीं करते। रीजन क्या अगर पूछ लिया जाए कि मॉडिफिकेशन करता है, मिथाइल ग्रुप को ऐड करता है, इसलिए हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इसको यूज नहीं करते। सेकंड, ओनली रिस्ट्रिक्शन क्लीवेज, सिर्फ रिस्ट्रिक्शन का काम करेगा, रिस्ट्रिक्शन क्लीवेज करेगा। और सीक्वेंस कितने होंगे? 4 to 8 बेस पेयर सीक्वेंस से ये सिलेक्ट करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। दोनों के सीक्वेंस याद करना, ये लगभग 15 बेस पेयर होते हैं, ये 4 to 8 बेस पेयर होते हैं। जैसे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन बताया था फर्स्ट, इसमें सिर्फ 6 बेस पेयर प्रेजेंट थे। कौन से 6 थे वो आपके लिए क्वेश्चन है। फिर आते हैं नोमेनक्लेचर। अब इधर देखिए, हिंट नाम लिखा है हिंट सेकंड, तो हिंट सेकंड का मतलब क्या है? ये नोमेनक्लेचर में आता है। जो पहला लेटर यूज किया जाता है वो कैपिटल होगा और वो लिया जाएगा जिस बैक्टीरिया से, वायरस से हमने एंजाइम को एक्सट्रैक्ट किया है, उसकी जीनस का जो फर्स्ट लेटर है। जैसे एस्केरिकाई कोलाई से
ई जो वर्ड लिया है ये इस कैरिकाई से लिया गया है जो जीनस है, और सी ओ जो वर्ड लिया गया है वो स्पीसी, यानी कि अगले दो लेटर सेकंड और थर्ड लेटर जो यूज किया जाएगा, फर्स्ट टू लेटर ऑफ द स्पीसीज, स्पीसीज के पहले दो लेटर इसमें यूज किए जाएंगे जो स्मॉल साइज में लिखे जाएंगे। तो वो स्पीसीज है, और स्पीसीज कौन से है, कोलाई स्पीसीज यहाँ पर आगे COLI। फिर जो फोर्थ लेटर यूज किया जाता है 1 2 3 4, फोर्थ लेटर जो ये आर यूज किया है हमने जो ये, तो ये फर्स्ट लेटर ऑफ स्ट्रेन का फर्स्ट लेटर लिया गया है जो कैपिटल फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ये आर लिया हमने, स्ट्रेन कौन सा हुआ RY13, इसका हमने फर्स्ट लेटर ले लिया आर। रोमन नंबर जो पीछे लिखा गया 1, इसका मतलब है ये एंजाइम इस बैक्टीरिया से कौन से नंबर पर निकाला गया, आइसोलेट किया गया, फर्स्ट नंबर पर आइसोलेट किया गया है, सेकंड नंबर पर आइसोलेट किया गया, तो उस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इसके आगे नंबर लिखा है 1 2 3 4, ये हो जाएगा। तो कहाँ तक का हमारा टॉपिक हो गया NCERT में, अगर आप रीडिंग करोगे ना तो आपको पता लगेगा। ये हो गया कि फर्स्ट टाइम 1963 में दो साइंटिस्ट बताए थे, दोनों ने एंजाइम को डिस्कवर किया था दैट रिस्ट्रिक्ट, लिखा है यहाँ पे, रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज ऑफ इकोलाई वर आइसोलेटेड। बिल्कुल ऐसा कैसे NCERT में है जो आपको बताया गया, बस उसको थोड़ा सॉल्यूशन फॉर्म में आप तक पहुँचाया गया है। आगे फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा था, हिंट सेकंड था फंक्शनल डिपेंड, और ये किसने आइसोलेट किया था फर्स्ट टाइम। अच्छा, यहाँ पर साइंटिस्ट के नाम नहीं लिखे लेकिन वहाँ से आप देख सकते हो, और इसने बताया कि 6 बेस पेयर, ये लिखा है 6 बेस पेयर से इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था, जो कट करते थे रिकॉग्निशन सीक्वेंस उसका 6 बेस पेयर था। और अब तक हमने लगभग 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इससे भी ज़्यादा 900 से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट कर चुके हैं, और कितने स्टेन से, ओवर द 230 स्टेन ऑफ द बैक्टीरिया, और हर एक की अपनी रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, ये भी याद रखें। जैसे यहाँ पे 6 बेस पेयर की रिकॉग्निशन सीक्वेंस थी, हर एक की अपनी रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। उसके बाद ये नोमेनक्लेचर के लिए पहले पैराग्राफ आ गया कि नेमिंग देंगे एंजाइम की, तो कैसे देंगे, फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर, ये ऐसे। अच्छा, और आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा है इसमें, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जैसे बताया कि दो टाइप के एंजाइम होते हैं, एक्सोन्यूक्लेज और दूसरा एंडोन्यूक्लेज। एक्सोन्यूक्लेज जो आउटसाइड से एंड से कट करते हैं, और एंडोन्यूक्लेज जो स्पेसिफिक साइड से पोजीशन से कट करते हैं। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लेज का अब ये क्वेश्चन आगे आता है कि कटिंग की प्रोसेस क्या होती है, सिलेक्ट कैसे करते हैं। एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लेज एंजाइम DNA को आज सबसे पहले तो इंस्पेक्शन करता है। इंस्पेक्शन का मतलब यहाँ से DNA के चलना शुरू करेगा और देखेगा उसका जो सीक्वेंस है, जहाँ से उसको कट करना है वो सीक्वेंस कहाँ पर है। जैसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लेज फंक्शनिंग बाय द इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ DNA सीक्वेंस, पहले तो पूरी लेंथ को इंस्पेक्ट करेगा। वंस इट फाइंड द स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, एक बार उसको उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल जाए जहाँ से कट करना है, जैसे ये एंजाइम हमने यूज़ किया यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन, इसका कटिंग पॉइंट क्या हुआ देखिए G, ये होता है रिकॉग्निशन सीक्वेंस GAATTC, मतलब किसी भी साइड से इसको रीड करते हैं तो उसका मीनिंग वही निकलता है। जैसे लेफ्ट से राइट करते हैं GAATTC, राइट से लेफ्ट से राइट से लेफ्ट करते हैं GAATTC, और ऐसा सीक्वेंस जो किसी भी डायरेक्शन में रीड किया जाए इसको नाम देते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो आया था। ये बताया ना इधर कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लेज जो सेकंड है इसमें नोमेनक्लेचर आएगा और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आएगा। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो होता है विच कैन रीड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन गिव द सेम सेंस, किसी भी डायरेक्शन इसको रीड करे तो एक बार उसको उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल जाए तो उसके साथ बाइंड करता है। यहाँ पर मिल गया तो उसके साथ बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद देखिए इसने कट कर दे, यहाँ से भी G और A के बीच में कट हुआ है और नीचे से भी G और A के बीच में कट करके उसने DNA सीक्वेंस को अलग अलग कर दिया। लेकिन अच्छी बात क्या है कि कट करने के बाद जो एंड बने हैं वो स्टिकी एंड बने हैं, ताकि दूसरे के साथ वो इजीली, यहाँ पे ब्लैक कलर में दिखाए, रेड कलर में दिखाए, ताकि वो इजीली एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए। ऐसे
और एक नए डीएनए को बनाए, दैट इज कॉल्ड द रिकम्बिनेंट डीएनए। तो क्या लिखा है, इट विल बाइंड टू द डीएनए एंड कट ईच ऑफ द टू स्टैंड ऑफ द डबल हेलिक्स के दोनों स्टैंड को कट करता है एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन देयर सुगर फॉस्फेट बैकबोन एंड ईच रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस रिकॉग्नाइज द सीक्वेंस दैट इज कॉल्ड द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जैसे एग्जांपल इधर बताया गया है, एक वर्ड लिया है इंग्लिश का मलयालम। मलयालम को किसी भी डायरेक्शन से रीड करते हैं तो उसका मीनिंग मलयालम ही निकलता है। इधर भी एम है, इधर भी एम है, फिर ए है तो राइट साइड भी ए है, एल है तो राइट साइड भी एल है, ए और वाई मीन्स when read from both side forward or backward it gave the same sense as against the word palindromic where the same word read in the both direction। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल, ये लिख लेना इसमें GAATTC, इसको किसी भी डायरेक्शन 5 to 3 रीड करें, नहीं लेफ्ट से राइट रीड करें या राइट से लेफ्ट रीड करें तो इसका सेंस वही निकलेगी। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट दी स्टैंड ऑफ डीएनए ए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, उसके सेंटर से थोड़ा सा पहले उसको कट करता है। ऐसा नहीं करता कि सेंटर से कट करेगा, सेंटर से पहले। जैसे यहाँ से कट कहाँ पे हुआ था, जी ए के बीच में कट हुआ था और नीचे भी जी और ए के बीच में कट हुआ था। इसके बाद जो एंड बनता फ्रॉम द स्टिकी एंड ऑन द ईच स्टैंड एंड द नेम इज सो बिकॉज दे फॉर्म द हाइड्रो, स्टिकी एंड क्यों नाम देते हैं, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट। जो उसका काउंटर पार्ट है, जो हमने कट किया है दोनों को, उसके काउंटर पार्ट के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। स्टिकीनेस जो है ऑफ द एंड हेल्प इन द एक्शन ऑफ लाइगेज, लाइगेज एंजाइम एक आगे आएगा जो जोड़ने का काम करता है डीएनए को। न्यूक्लियस एंजाइम ने डीएनए को कट करने का काम किया तो उसको नाम देते हैं मॉलिक्यूलर सीजर, जो पहले वीडियो में बता चुका हूं आपको। और ये है लाइगेज जो मॉलिक्यूल जो डीएनए को जोड़ने का काम करेगा, इसको नाम देते हैं मॉलिक्यूलर। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म द रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ये आपको बता चुका हूं कि दो टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर किए गए थे, एक तो जिसने मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया था जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ नहीं करते, और दूसरे ने मिथाइल ग्रुप को ऐड नहीं किया था, बायोटेक्नोलॉजी में इसको हम यूज़ करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं। और हमारा जो टॉपिक है ये देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ एंजाइम के बारे में है। इसमें लाइजिन एंजाइम आया, क्लीवेज एंजाइम आया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। उसके बाद सिंपल एंडोन्यूक्लियस और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में फर्स्ट और सेकंड आया। फर्स्ट जो मॉडिफाई कर देता है इसको यूज नहीं करते, और सेकंड मॉडिफाई नहीं करता उसका नोमेनक्लेचर स्टडी किया, और फिर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को हमने स्टडी किया। ये आगे कि स्टिकी एंड का मतलब बता दें, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है अपने काउंटर पार्ट के साथ और जो रिकम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ पर आ गया, जैसे इसको कट किया, ये फोरिजन डीएनए है। सेम एंजाइम, ये भी याद रखना, वेक्टर को जो कट करेगा वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और डिजायर्ड डीएनए को कट करने वाला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक होना चाहिए। सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग द बोथ फोरिजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक एंजाइम यूज करेंगे तो वो उसका सीक्वेंस भी एक ही होगा। जैसे ये सीक्वेंस है, एक ही सीक्वेंस से रीड करके कट करेगा तो जिससे एंड स्टिकी बनेंगे और एक दूसरे के साथ वो बाइंड कर सकते हैं बाद में। तो सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करना पड़ेगा जब कट करते हैं फोरिजन डीएनए को और वेक्टर डीएनए को। अब देखिए यहाँ से कट कर दिया, ये वेक्टर को डीएनए को कट कर दिया, कट करने के बाद ये एंजाइम से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, उसके बाद जो लाइगेज एंजाइम था उसने इसको जोड़ने का, ज्वाइंट का, यहाँ से देखिए थोड़ा सा अलग कलर दिखाई देगा, मतलब ये ब्लू कलर दिखाई देगा। तो यहाँ से हमने रिकम्बिनेंट डीएनए बना दिया और बनाने के बाद इसको ये देखिए नीचे इकोलाई सेल में इसको ट्रांसफर कर दिया। तो ये तो एंजाइम का था जो इसमें टूल्स की फॉर्म में यूज किए जाते हैं। अब अगले वीडियो में, हाँ ये भी बहुत ज़रूरी है आपको बताया कि एक एंजाइम यूज़ करेंगे दोनों को कट करने के लिए, वेक्टर के लिए और डीएनए को। यू मे हैव रियलाइज दैट नॉर्मली अनलेस द वन कट द वेक्टर एंड द सोर्स ऑफ डीएनए विद द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, अगर कोई एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट नहीं करता दोनों को,
डीएनए को और वेक्टर को। रिकम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल कैन नॉट बी क्रिएटेड, तो हम रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल नहीं बना सकते। तो इसने तो इसको आगे ऐसे लिख दिया है, हमने इसको सेकंड पार्ट दिया है, टूल्स का सेकंड नाम दिया है, ये देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये नेक्स्ट वीडियो में जो कल आपको मिलेगी तो ये उसमें होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये स्टडी करेंगे। ठीक है, बस इतना ही करते हैं इसमें, तो बाकी का सेकंड पार्ट में।